नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है। स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। नहीं रहे मशहूर उद्योगपति रतन टाटा। रतन टाटा सबकी आंखें नम कर गए। रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा भारत के अनमोल रत्न हैं। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरिया दिल इंसान की भी थी, जिसके कई उदाहरण मौजूद हैं। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। जेआरडी टाटा से लेकर रतन टाटा तक राष्ट्र निर्माण में और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में काफी योगदान रहा। वो साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने के साथ ही एक दरिया दिल इंसान की इमेज भी बनाई और लोगों के लिए प्रेरणा बने। यही कारण है कि देश का छोटा कारोबारी हो या फिर बड़ा बिजनेसमैन या फिर बिजनेस जगत में एंट्री लेने वाला युवा, हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानता है। स्वदेश न्यूज की ओर से हम भी अपने विशेष कार्यक्रम के जरिए रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दिग्गज उद्योगपति और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा नहीं रहे। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी समेत देश की तमाम हस्तियों में शोक जताया। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट थे और उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। उन्होंने 86 साल की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड से शुरू हुई, जहां वर्ली शमशान घाट पर रतन टाटा को पंचतत्व में विलीन किया गया। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने तिरंगे से ढका और सलामी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम राजनेता और उद्योग जगत, फिल्म जगत की हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। टाटा के निधन पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने समूह की तरफ से संदेश जारी किया। चंद्रशेखरन ने पद्म विभूषण रतन टाटा के योगदान को अतुलनीय बताया। वर्ली शमशान घाट में गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही देश दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों के साथ ही अन्य लोगों ने नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रतन टाटा दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। वो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे कुछ मुद्दों का समर्थन करने में सबसे आगे थे। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रतन टाटा भारतीय जगत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक सम्मानित उद्योगपति थे। उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व उस समय संभाला जब टाटा समूह को कई बदलावों की जरूरत थी। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जो विरासत छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के लिए मार्गदर्शक रहेगी। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे।
टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। रतन टाटा का निधन न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने टाटा समूह को नए शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने हमेशा लोगों को प्रोत्साहित किया। टाटा समूह ने जो काम किए वो उल्लेखनीय है। इसे हमेशा याद रखा जाएगा और रतन टाटा की स्मृति, उनकी संस्कृति, उनका काम हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। रतन टाटा के निधन पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया। राहुल गांधी ने कहा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और टाटा समूह के साथ है। Well, actually, I had a fairly long association. You know, I first met him when I was a kind of middle level in the government. At that time, we started the CEO forum with the United States. He was a natural choice as a person who was to lead it. So those years, we used to work together quite closely, travel together to the US, when the Americans came over, talk to them as well. Is something very synonymous with the industrial growth of Indian, almost all sectors. I think they have played great role. They're just not industry that they have contributed. Coming to me, I think I also studied in a Tata institution called Indian Institute of Science. It's called Tata Institute long back, created out of the funding from Tata. So that shows that they played importance to not only to create institutions but to create a culture of involvement of staff and people, to creating education and philanthropy has a very important role in their business ecosystem, and do it in a manner which is more democratic and more involving everyone. I think this is the characteristic, and the contribution of these business houses. It may appear to be to me big in terms of money making, but you should also value it in terms of the economic impact that it has created for our Indian ecosystem and the jobs that it created and the value it created really unmeasurable. था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। चैरिटी के नाम पर हो, चाहे वो गिविंग के नाम पर हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स के नाम पे हो, चाहे वो अनुभवों के नाम पर हो, और किस तरह से क्वाइटली काम अच्छा करना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट तो नजर ही नहीं आते थे। वो टाटा का इंडस्ट्रियलिस्ट होना ज़्यादा ध्यान में नहीं आता था, पर टाटा का गिवर, एक चैरिटेबल नेचर, वो हमेशा ध्यान में रहता था। भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अरबपतियों में शामिल होने के बावजूद अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लेते थे। वो उन शख्सियतों में शुमार थे जिनका हर कोई सम्मान करता था। अपनी कारोबारी उपलब्धियों के साथ साथ अपने विनम्र स्वभाव और परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक चेयरमैन के तौर पर टाटा समूह का नेतृत्व किया। जाहिर है रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन उनकी सादगी, सहजता और सरलता की अमिट छाप लोगों के जहन में हमेशा रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो अब रतन टाटा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत और उनके आदर्श हमारे बीच में हमेशा एक ध्रुव तारा की तरह चमकते रहेंगे और वो हमारे भारत देश के एक अनमोल रत्न है। और आज हम इसी खास पेशकश में, इसी खास चर्चा पे हम उनके विरासत को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और उनके आदर्शों को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया दूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता अनिल गोयल जी, कांग्रेस प्रवक्ता सारिका सिंह जी, उद्योगपति अभय भोर जी, अर्थशास्त्री आरजी द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा जी और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले आरपी श्रीवास्तव सर, आप इसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। रतन टाटा जी, उनका जन्म जब गुलाम भारत में हुआ, जब भारत देश को आज़ादी मिली, तकरीबन वो 10 साल के थे, तो वो दौर भी उनके जहन में ज़रूर होगा, क्योंकि 10 साल की उम्र थी, छोटे थे, लेकिन वो एक याददाश्त उनके इसमें होगी। इसलिए हम जब देखिए धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ते गए तो वो चीज़ देखने को मिलती है, राष्ट्रभक्ति हो, चाहे एक दरिया दिली हो। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी हमने देखा है किस तरह से विनम्रता के साथ रहे। देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति तो है, लेकिन उनके आदर्श हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे। देखिए भागीरथ जी, रतन टाटा जी जो है एक तरह से उद्योगपति ही नहीं थे, व्यवसायी नहीं थे, एक बहुत ही बेहद प्यारे इंसान थे और जिन्होंने, आपने देखा होगा कि मानव सेवा को भी अपने उद्योग के व्यवसाय के साथ जोड़ करके आगे चले। बहुत सारे ऐसे उनके सामाजिक कार्य हैं जिनको लेकर के हमें लगता है कि कोई ऐसा बड़ा उद्योगपति, इवन जिसने जो है, आप देखिए टाटा की नींव जब रखी गई थी 1867 में रखी गई थी और उस समय JRD टाटा के माध्यम से रखी थी। 1991 में रतन टाटा को इनको जो है इसकी कमान मिली, इनकी विरासत मिली। और उस समय मालूम क्या है, एक बड़ा मतलब भारत एक बड़े बुरे दौर से गुजर रहा, आर्थिक दौर से गुजर रहा था। हमें लगता है कि उस समय एक तरह से उसके पहले ये स्थिति आ गई थी कि यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर कोलैप्स होने की स्थिति में था। नरसिम्हा राव सरकार थी, लाइसेंस राज खत्म हुआ और इसके बाद क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन हुआ। और रतन टाटा की जो दूरदर्शिता थी, जिस तरह से उन्होंने किया, मतलब आज का जो कॉरपोरेट आप देखिए कि उन्होंने राष्ट्र से ऊपर बहुत सारे चीज़ों को करके और उनसे काफ़ी ऊपर चले गए। लेकिन इतनी पुरानी इंडस्ट्री होने के बाद भी, इतना पुराना उद्योग समूह होने के बाद भी रतन टाटा ने कभी देश राष्ट्र हित से कभी कोई समझौता नहीं किया। बहुत सारी जो है बातें हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि राष्ट्र के लिए उन्होंने छोटी छोटी नैनो कार तक प्रोवाइड किया, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखिए, स्टील से लेके तमाम चीज़। और जो नेहरूवियन फिलासफी थी, जो उनके आधार पर जो एक तरह से आधुनिक भारत की जो नींव रखी गई हिंदुस्तान में उस समय, तो उसमें रतन टाटा की भी भूमिका बहुत ज़्यादा थी, पर टाटा समूह की बाद में चल के जो इनके पास हुई। और इन्होंने जिस मंदी के दौर को भी किस तरह से अपनी इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर में उन्होंने जो आगे बढ़ाया और देश को एक मजबूती प्रदान की। टाटा एक ब्रांड है और रतन टाटा उस ब्रांड के संवाहक थे। और इस तरह से और जान लीजिए कि उनके साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी उन्होंने बहुत ही एक तरह से मानवीय मूल्यों को लेकर के चले, जहाँ पर लोगों को, बेसहारा लोगों के साथ उनका किस तरह से रिश्ता था, बेहद सादगी भरा और बहुत ही जैसे होता है कि उद्योग में बहुत सारे चमक दमक रहती है, लेकिन इस समूह ने हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की। और एक चीज़ और भी है कि टाटा समूह में, जिसमें खास करके जब JRD टाटा के बाद इनको मिली कमान, तो ऐसा लगने लगा था कि भाई कभी एक विरासत दूसरे को ट्रांसफ़र होती है तो क्या आगे बढ़ेगी। रतन टाटा ने एकदम आधुनिक तरीके से तमाम चीज़ों से जो समय के साथ अपने व्यवसाय को इस तरह से मैकेनाइज किया कि आज समूह एक बुलंदियों पर है। देश, न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी इसकी इंडस्ट्रीज और तमाम उद्योग हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के देखिए तो कभी टाटा समूह ने अपनी जो है नैतिकता के साथ समझौता कभी नहीं किया। और आज रतन टाटा जी नहीं रहे, स्वदेश परिवार की ओर से एक श्रद्धांजलि है। और स्वदेश परिवार ऐसे
लोगों की हमेशा कद्र करता है जो देश के और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। 21 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा और 40% से ज्यादा राजस्व बढ़ गया टाटा समूह का, 50% से ज्यादा लाभ बढ़ गया और बाकी योगदान तो हम लगातार देखते ही हैं। राजीव शर्मा जी, आप कैसे उनकी विरासत को, कैसे उनके आदर्शों को आप व्याख्यान करते हैं, आप उनको कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चल, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आरजी द्विवेदी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? द्विवेदी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? द्विवेदी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ है। अगर आप उसका म्यूट कर देंगे तो आप शायद मुझे सुन पाओ और आपकी आवाज भी हम तक पहुंच जाएगी। द्विवेदी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चल, लगता है कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभय भोर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं जी, अभय भोर जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी बताया कि 21 वर्ष का जो उनका कार्यकाल रहा है, 40 गुना से ज्यादा राजस्व हो गया टाटा समूह का, 50 गुना से अधिक लाभ हो गया। ये कोई एक आसान काम नहीं होता है, क्योंकि हालांकि अगर देखें कंपनी को, 1868 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। अभी तकरीबन 150 के आसपास या 155 के आसपास साल हो चुके हैं इस कंपनी को। लेकिन जिस दौर में मिला, जैसे श्रीवास्तव सर ने कहा कि वो दौर बड़ी आर्थिक मंदी था, उस बीच में अपनी कंपनी को इतनी मजबूत स्थिति में लेके जाना, आप भी उद्योगपति हैं, कैसे देखते हैं और कैसे उनके विरासत को, उनको आदर्शों को आप आत्मसात करते हैं? आज तो पहले हमारे वटवृक्ष, हमारे भीष्माचार्य रतन जी टाटा जी, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि पूरे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से। और रतन जी टाटा ने पूरा महाराष्ट्र में जो उद्योग निर्मित की है, और आप देखा जाए तो पूना जिला में 55 से 60 हजार तक जो इंडस्ट्रीज है, पिंपरी चिंचवड में है, रांजनगांव में है, चाकन एमआईडीसी में है, तलेगांव में है, पूना में नरे में है। तो यहाँ पे जो पूरा भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेक्टर है, 1961 या 65 में पूना पिंपरी चिंचवड में टाटा मोटर्स यूनिट चालू करके टाटा ने जो यहाँ के लघु उद्योग है, तो यहाँ पे लघु उद्योग आना चालू हो गया। और पिंपरी चिंचवड में एक पिंपरी चिंचवड शहर का आशिया खंड में जो नाम हुआ है कि सबसे अमीर कॉरपोरेशन महानगर पालिका, तो उसकी वजह खाली टाटा है। और आज देखा जाए तो पूरा पूना में जो छोटा मोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, एसएमई है, एसएमई सेक्टर में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल्स है, रबर इंडस्ट्रीज है, पेंट इंडस्ट्रीज है। टोटली जो इंडस्ट्रीज आज पूना में दिखाई जा रहा है, तो उसके सर्वे सर्वा रतन जी टाटा कहा जाते हैं, क्योंकि पूरे जहां यहाँ पे जो भी वेंडर्स है तो पूरा सप्लाई टाटा मोटर्स को हुआ जाता है। और रतन जी खाली एक उद्योजक नहीं, तो उद्योजक कैसा होना चाहिए, तो उसका एक उदाहरण है कि रतन जी जब यूनिट में जाते थे, कंपनी में जाते थे, तो जब आम कामगार जो खाना खाने के लिए कैंटीन में चला जाता था, तो खुद रतन जी टाटा भी लाइन में खड़ा रह के वहां पे कैंटीन में जाते थे। और एक उद्योजक कैसा होना चाहिए, उद्योजक कैसा होना चाहिए कि उद्योग को अपने कामगार की फिक्र होना चाहिए। दूसरी यह बात है कि टाटा जी ने खुद कहा था कि अगर उसका देहांत भी हो जाए तो एक दिन भी कंपनी बंद होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी मजबूर का रोजगार खोना नहीं चाहिए। तो ये जो बातें उनकी है और उनका जो कार्य है, तो हम तो कहते हैं कि कोई भगवान से कम नहीं है इसमें। बिल्कुल। और पूर्ण कॉर्पोरेशन रहने दो या कोई भी सोशल माध्यम रहने दो, रतन जी टाटा ने अपना हाथ नहीं बटाया, ऐसा कहाँ भी देखा नहीं जाता है। बिल्कुल, वाकई हमने देखा हर क्षेत्र में उनकी सक्रियता रही है। आरजी द्विवेदी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? द्विवेदी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? द्विवेदी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोबाइल की लगता है।
जी, आपकी आवाज मुस्तक आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं द्विवेदी सर? हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे अनमोल रत्न के श्रद्धांजलि के रूप में इस कार्यक्रम को रखा। इसके लिए आपको बिल्कुल, लेकिन द्विवेदी सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश हमारा आजाद हुआ उस वक्त तकरीबन 10 साल की उनकी उम्र थी और देश को आगे बढ़ने के लिए उद्योग की आवश्यकता होती है। हालांकि विरासत में उनका उद्योग था, बहुत सालों पहले उद्योग शुरू हो चुका था, लेकिन नए भारत में जब हमारा जो अर्थशास्त्र था उसको हमको बढ़ाना है, हमको बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है नए भारत में, आजाद भारत में। कैसे फिर देखते हैं किस तरह से भारत का जो हमारा एक मजबूत स्थिति रही कैपिटल गेम में, किस तरह से टाटा समूह के साथ साथ बीच का जो वर्ष 21 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है जब जहां पर चेयरमैन रहे हैं, और किस तरह से इस उपलब्धि के साथ हमारा देश में मजबूत हुआ है और कंपनी जो मजबूत थी, क्या वो उनके खास खास डिसीजन थे जिसकी वजह से कंपनी आज इतनी पावरफुल है और लगातार पूरे 100 देशों में इस कंपनी का विस्तार है? में फैला हुआ है। हम्म। सियासत में पहले चीजें मिली हैं, ये कुछ एक सिद्धांत रखा है तो कल्याण का। और द्विवेदी सर थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है, मैं आपको दोबारा जोड़ते हैं, हमारे पीसीआर लगे, मैं आपको दोबारा जोड़ेंगे और जैसे आपकी आवाज साफ हो पाएगी फिर मैं आपसे दोबारा चर्चा करूंगा। सारिका जी देखिए, आप मुझे सुन पा रही है? मुझे उम्मीद है पूरी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी भागीरथ जी, सारिका जी, जिस तरह से आजाद भारत की बात नई कमान आप लोग की पार्टी को मिली और एक बड़ा चैलेंज था, यहां पर भी एक बड़ा चैलेंज था टाटा कंपनी के लिए कि आजाद भारत में अपने आप को और विस्तार करना, क्योंकि देश का विस्तार भी तब होगा जब उद्योगों का विस्तार होगा। और बहुत एक लंबा कार्यकाल रहा है जब आपकी सरकार चली है। अगर बात कर ले 1991 में जब टाटा ने अपना अध्यक्ष चुना और रतन टाटा को इसकी जिम्मेदारी दी, उसके बाद तकरीबन 21 साल तक कार्यकाल रहा। उसमें बहुत सारे बीच में जो एक समय था वो कांग्रेस की सरकार उसमें रही है। अक्सर हम अभी देखते हैं उद्योगपतियों को लेकर तमाम तरह के राजनीतिक बयानबाजी भी होती है, लेकिन रतन टाटा एक ऐसे थे उनको लेकर कभी कोई राजनीतिक बयानबाजी हमने देखी नहीं और हर कोई शख्स उनको एडमायर करता है। राजनीति से परे थे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हमेशा उनका सम्मान करता रहा है। जी भागीरथ जी, सबसे पहले तो बिल्कुल मैं स्वदेश न्यूज के माध्यम से पूरे देश के लोगों के साथ में ये अपनी भावनाएं शेयर करना चाहूंगी कि आज निश्चित रूप से इस देश ने एक बहुत ही कीमती रत्न, उनका नाम ही रतन टाटा था और वो वास्तव में एक रत्न थे जो इस देश ने आज खोया है। जो हम चर्चा कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश के अंदर बहुत सारे घराने हैं, बिजनेस हाउसेज हैं और कोई भी देश, क्योंकि किसी देश को बनाने के लिए उसका बिजनेस, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। और जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो ये किसी से छुपा नहीं है कि देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी और देश टूटा हुआ था बुरी तरीके से। कोई अर्थव्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी, किसी तरीके का हमारे पास में कोई सशक्तिकरण था ही नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो टाटा ग्रुप था, टाटा सन्स बाद में बना और टाटा ग्रुप की जो कंपनियां चल रही थी, उन्होंने निश्चित रूप से देश को मजबूती देने में अलग अलग सेक्टर्स में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से निभाई। चलता रहा चीजें, आप देख लीजिए कि टाटा, आज आप और हम, इस देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी न किसी रूप से टाटा की जो कंपनियां हैं उनसे प्रभावित नहीं होता या उनका उपभोक्ता नहीं है। चाहे आप टाटा का ऑटोमोबाइल्स में ले लीजिए, टाटा चाहे आप घर के किसी सामग्री में ले लीजिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि रेलवे के बाद में टाटा कंसल्टेंसी इस देश की ऐसी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है जो इस देश के नौजवानों को रोजगार देती है। तो एक ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि टाटा एक बिजनेस हाउस नहीं रह करके इस देश की जो ताना बाना है उसके अंदर वो गूंथा गया। और जैसे जैसे ये देश आगे बढ़ा तो टाटा ने अपने आप को, टाटा की कंपनियों ने अपने आप को इस देश की उन्नति के अंदर पूरी तरीके से समर्पित किया और इस देश की तरक्की के अंदर उनका पूरा योगदान रहा। अब अगर हम बात करते हैं बिजनेस हाउसेस की, तो निश्चित रूप से जो भी इस तरीके के बिजनेस क्लासेस होती हैं, बिजनेस हाउसेस होती हैं, उनका पहला जो व्यापार का पहला उसूल ही यही है कि मुनाफा कमाना।
तो कोई भी जो व्यापारिक इस तरीके के प्रतिष्ठान होते हैं वो मुनाफे के ऊपर बेस्ड होते हैं, मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अगर हम टाटा की बात करें तो आप देखेंगे कि मुनाफा कमाना, उनके जो उन्होंने सोशल वर्क किया इस देश को आगे बढ़ाने में, आप देखिए अगर हम शिक्षा की बात करें तो जो इस देश का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है वो टाटा ने स्थापित किया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इस देश के अंदर कैंसर जैसी जो इतनी बड़ी एक समस्या वर्ल्ड वाइड होती जा रही है, उसके निदान के लिए अगर सबसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट बनाया, खड़ा किया, तो वो टाटा ने खड़ा किया। उसके बाद में एक अफोर्डेबल अगर 4 व्हीलर्स की हम बात करें, क्योंकि ये एक जमाने के अंदर सिर्फ एक सपना हुआ करती थी मध्यम वर्ग के लिए कि उनके पास भी एक कार हो, तो उस सपने को पूरा करने के लिए भी टाटा ग्रुप सबसे पहले आया और एक अफोर्डेबल 4 व्हीलर्स उन्होंने बनाया। उसके बाद में जो हमने पोखरण के अंदर परमाणु का परीक्षण किया, उसमें भी टाटा का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाइए, एजुकेशन में चले जाइए, हेल्थ में चले जाइए, ऑटोमोबाइल में चले जाइए, ऐसा कोई क्षेत्र छुपा नहीं है जिसमें टाटा ने काम नहीं किया हो। अब हम जब बात करते हैं सामाजिक सरोकार की, तो आप देखिए कि टाटा ग्रुप ने समाज के अलग अलग तबकों को हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए इस तरीके के बहुत सारे साथ साथ में उनकी जो प्लानिंग थी, जो स्कीम्स थी, उन्होंने चलानी शुरू करी और परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लोगों को उसका फायदा उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया। और यही कारण है कि आज हमारे देश में और भी बहुत सारे बिजनेस हाउसेस हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान है, लेकिन जिस सम्मान और जिस स्टेज पर, जिस ऊंचाई पर आज टाटा ग्रुप और खासकर रतन टाटा जी आज जिस ऊंचाई पर बैठे हैं, वहां पर आसपास भी कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आता है। और आज उनके चले जाने से निश्चित रूप से न केवल सिर्फ आर्थिक रूप से जो उनका टाटा सन्स और टाटा ग्रुप जो कंपनीज हैं उनको नुकसान हुआ, बल्कि इस पूरे देश ने अपना एक बहुत ही होनहार, सेवाभावी और इस देश की नस नस में बसने वाला, जो देश उनकी आत्मा में बसता था और इस देश की आत्मा में वो बसते हैं, ऐसा एक बेटा इस देश ने निश्चित रूप से आज खोया है। बिल्कुल, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, उनकी विरासत और उनके आदर्श हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अनिल गोयल जी, विपक्षी पार्टी हमेशा आपको अडानी अंबानी को नाम लेकर घेरती रहती है, चुनाव में हमेशा ये मुद्दे रहते हैं, लेकिन एकमात्र एक ही कंपनी हमने देखी है, टाटा कंपनी, जिसको लेकर कभी विपक्ष ने आपको घेरा नहीं है। रतन टाटा के आदर्श तो हम देखते ही हैं कितना विनम्र रहे, तो यहाँ पर सिर्फ सरकार और उद्योगपतियों का जो एक व्यवहार होता है, एक जो संबंध होता है, मुझे लगता है शायद इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता टाटा ग्रुप का या सरकार और रतन टाटा, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों में भी बहुत लंबे समय तक काम किया है, आप लोग की सरकार में भी काम किया है, चेयरमैन रहे हैं वो टाटा ग्रुप के। क्योंकि सरकार और उद्योगपति जो रहते हैं उनके बीच का संबंध जब बेहतर होता है या कंपनी के बीच का संबंध बेहतर होता है, क्योंकि नीति सरकार निर्धारण करती है और फिर कंपनी उसके हिसाब से काम चलती है। हाँ, लेकिन जब नीति निर्धारण होता है तो उसमें बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है कि सरकार और उद्योगपति के बीच का संबंध, इससे बेहतर एग्जाम्पल यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। रतन टाटा है सबसे बड़े आदर्श और यहां पर उनकी विरासत है। अनिल गोयल जी, आप कह तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट करके रखा, उसका आप अनम्यूट कर दीजिए। आप हमारी आवाज आ रही? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। अब मेरा सिर्फ रतन टाटा जी एक उद्योगपति के साथ साथ में उनकी प्राथमिकता देश को तरक्की करने की प्राथमिकता जो मजदूर किस्म के लोग हैं, जो जिनको आवश्यकता, उनके साथ खड़े होकर के उनको भी आगे बढ़ाने। आप सिर्फ अगर फैक्ट्री लगाओगे अपने प्रॉफिट के लिए तो आप सिर्फ व्यापारी, और अगर आप उस फैक्ट्री को लगाओगे कि मुझको रोजगार भी देना है, मुझको देश को भी तरक्की के ऊपर ले जाना है, तो वो बनेंगे, फिर आप बनोगे रतन टाटा। तो रतन टाटा जी ने निश्चित तौर पर अपने पूरे उसके अंदर फैक्ट्री के साथ साथ में बाकी सब चीजों का ध्यान रखते हुए जो काम करा है, इसीलिए रतन टाटा जी आज जो है सभी राजनीतिक दलों के प्रिय हैं, सभी धार्मिक लोगों के प्रिय नहीं। आपने भी देखा होगा कि सभी धर्म के लोग भी उनका सम्मान करते हैं, सभी क्षेत्र में काम करने वाले लोग सम्मान करते हैं, सभी खिलाड़ी जो हों वो उनका सम्मान करते हैं। यानी हिंदुस्तान के क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में रतन टाटा जी को सम्मान पूर्वक ना माना जाता हो, ना सुना जाता हो। सब सम्मान पूर्वक सुनते, सम्मान पूर्वक मानते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी धरोहर है।
और निश्चित तौर पर जैसे उनका नाम है रतन टाटा, तो उन्होंने अपने नाम में अनमोल रतन भी जोड़वा दिया अपने काम की शैली से, अपने काम के अधिकार से। तो निश्चित तौर पर आपने एक बात और देखो, इसके अलावा भी उद्योगपति होने के बाद भी वो एक उन्होंने डॉगी हॉस्पिटल भी खोला है, कुत्तों का भी हॉस्पिटल खोला है कि कोई भी स्ट्रीट डॉगी को सम्मान, मतलब कोई आए तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होनी चाहिए, उनका इलाज कैसे होना चाहिए, उनको किस तरीके से रखना चाहिए। जो व्यक्ति आदमी के साथ साथ पशुओं से भी व्यवहार, इतना कुशल व्यवहार करता हो, उनकी भी चिंता करता हो, तो सही मायनों में आज के जमाने में रतन टाटा जी जैसे व्यक्ति का होना बहुत बड़ी हिंदुस्तान के लिए उपलब्धि। और हम तो ये कहते हैं कि आज के जमाने का जितना युवा वर्ग है, जिन्होंने आगे चल रहे हैं जो भी लोग हैं, उन सबको भी रतन टाटा जी को देख करके उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। और जो उनकी सादगी है, उनकी सादगी मतलब जिस सादगी के लिए वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, कि अगर वो लेबर के साथ में खड़े हैं, लेबर के साथ में खाना भी खा रहे हैं, तो वो भी लाइन में लग कर के खाना खाए। अब जैसा जानकारी मिल रही है कि अगर उनको किसी ने फोन कराया है, वो फोन उनके फोन पर आया है, तो खुद फोन उठाते हैं। इतना बड़ा व्यक्तित्व, निश्चित तौर पर आज उन सबको हमें नमन करना, श्रद्धांजलि देना, और असली नमन श्रद्धांजलि के हम उनके आदर्शों पर चलना। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सम्मान कमाना बहुत बड़ी बात है, मान कमाना बहुत बड़ी बात है। और जिसकी प्राथमिकता में देश है, जो उसके लिए सभी लोग उसको प्यार करेंगे, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो सभी उनका सम्मान करेंगे। और जो आज उनको सम्मान मिल रहा है, और निश्चित तौर पर वो क्षति पूरी नहीं हो सकती। और आज ऐसे भी बहुत कम है कि एक उद्योगपति होने के बाद में भी उनको राजकीय सम्मान के साथ में आज उनको हमने विदाई दी है। और भगवान से प्रार्थना है कि उनके चरणों को अपने चरणों में ले, ये भगवान से प्रार्थना। और वो सही मायनों में व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक की उनकी भूमिका रही है, जहां पर अपने मजदूरों को, अपने साथ में काम करने वालों का निर्माण से साथ साथ में उनका भी निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण भी हो। और आधुनिक भारत के शिल्पकार हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और हमने देखा है वो व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे तो थे ही, लेकिन जो स्टार्टअप थे, जो नए युवा आते थे इस क्षेत्र में, उनको भी आगे बढ़ाते थे, उनको भी इनकी कंपनी सपोर्ट करती थी। और कई लोगों से व्यक्तिगत ही मिले भी हैं, छोटे छोटे जो युवा होते हैं, छोटी छोटी जो कंपनियां शुरुआत करते हैं। द्विवेदी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी प्लीज। में इनके अंदर हमेशा एक भारतीयता को बढ़ावा देना। अगर वो विदेशों में भी गए हैं, विदेशों में उनके काम हुआ, तो उनका स्पष्ट है कि मेरे भारत का सम्मान कैसे बढ़े, मेरी भारतीयता कैसे बढ़े, ये सबसे बड़ी। और इसके साथ बहुत बड़ी है, वो समय के बहुत पाबंद थे। समय की जितनी पाबंदी थी, और ये हम सबके लिए भी एक संदेश है, अगर हमको आगे बढ़ना है तो समय की पाबंदी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एक उनकी बिल्कुल बहुत सारे उनके आदर्श जिनको अगर हम आत्मसात करें तो मुझे लगता है कि हम अपनी जिंदगी में आगे ही बढ़ेंगे। द्विवेदी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी द्विवेदी सर, देखिए आप अर्थशास्त्री हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए किस तरह से इनका कार्यकाल रहा और किस तरह से इनकी कंपनी लगातार आगे बढ़ती गई, क्योंकि इनके कार्यकाल में 40 गुना इनका राजस्व बढ़ गया, कंपनी का 50 गुने से अधिक लाभ बढ़ गया। किस तरह से आप देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को समझते हुए किस तरह से कंपनी लगातार बढ़ती गई और उनके योगदान को आप कैसे व्याख्या करते हैं आप? जो कारोबार है करीब 121 देशों में फैला हुआ है। टाटा ग्रुप जो शुरू हुआ है, ये जो हमारा देश परतंत्र था तब जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था जमशेदपुर में। और जब उन्हें स्टील प्लांट लगाया था, उस टाइम पे इतने विजनरी थे कि वो हाथी पे चढ़ के गए थे उस एरिया को देखने के लिए कहाँ पे लगाया जा सकता है। खैर, जब टाटा ये रतन जी ने जब से टेक ओवर किया, और आज जो नेटवर्थ है इसकी टाटा ग्रुप की, वो 30 लाख करोड़ से ऊपर है। और इसके बावजूद भी ये दौलतमंद के श्रेणी में नहीं आते। एक बार ने पूछा था कि वो दूसरे जो ग्रुप हैं, अंबानी, जडानी, बोले ये तो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप कम कमाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो बिजनेसमैन है और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। दोनों के उसमें सोच में फर्क है, क्योंकि ये सामाजिक उत्थान का भी और राष्ट्र निर्माण के बारे में हमेशा चिंतित रहते थे। और जो आज भी देखिए उनके
इतना अच्छा ये टाटा में जो ट्रस्ट है लोगों में, जो उनके प्रति रिस्पेक्ट है, उनके प्रति पूरा टाटा समूह के प्रति जो रिस्पेक्ट है, उनके देहांत होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में, बल्कि टाटा केमिकल्स के स्टॉक्स में थोड़ा वृद्धि हुई है। माने ऐसा नहीं कि कोई टाटा ग्रुप का उनकी देहांत हो गया तो पूरा उसकी वैल्यू नीचे आ जाए, ऐसा कुछ मिक्स रहा। तो टाटा का जो योगदान रहा है आज भी, वो हमेशा जीवन में कहते थे कि जिस दिन आपने कुछ नहीं सीखा वो दिन आपका व्यर्थ चला गया। 82 इयर्स के एज में भी वो कुछ न कुछ सीखने की बात करते रहते थे और युवाओं से करते रहते थे। ये जो नई स्टार्टअप आए हैं, कई स्टार्टअप्स को, बल्कि एक स्टार्टअप को जो ओल्ड एज के लोगों की देखभाल करे, उसमें उन्हें पैसा इन्वेस्ट किया है कि वो जिससे होता रहे। आपको एक चीज और बताऊं, टाटा स्टील्स में एक बार जब डाउन साइजिंग किया तो करीब 78,000 एम्प्लॉई थे, उसमें से 40,000 को 48,000 लाना था। तो जितने लोगों को रिटायर किया गया था, तो जो उस समय का वेतनमान था, उनके रिटायरमेंट के तारीख तक का पूरा वेतनमान दिया गया। माने उनको इस तरह से, और उनका बार बार खोज खबर करते रहे। जब वहां पे ताज में वो आक्रमण हुआ था, उनको सूचना मिली तो सेल्फ खुद कार से ड्राइव करके वहां गए थे और हर कर्मचारी के घर में जा जाके सबके उनके बच्चों का देखभाल करना और निरंतर वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करते रहे। तो टाटा ग्रुप का बड़ा योगदान है और ये बहुत आदर्श है। और उनके ऐसी उन्हें एक परंपरा डाली है, एक विश्वास डाला है कि जो विरासत में आगे चलता रहेगा, हम लोग उनको रिस्पेक्ट देते रहे, उनके आदर्शों पे चलते रहे, उनके विजन पे भी हम चलते रहे, तो ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। बिल्कुल, वाकई। राजीव शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र जी भी जुड़ गए। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास चर्चा में। जितेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से रतन टाटा जी की उनकी जीवनी रही है, जो उनका कार्यकाल रहा है जब वो चेयरमैन रहे टाटा समूह के, और जिस तरह से उनकी एक राष्ट्रभक्ति हर क्षेत्र में मुझे लगता है कि शायद कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर टाटा समूह काम नहीं कर रहा है। सामाजिक कार्य तो कर ही रहा है, हर क्षेत्र में काम कर रहा है। किस तरह से आप उनकी जीवनी का आकलन करते हैं, किस तरह से आप देखते हैं? सर, टाटा ये नाम ही एक ब्रांड है जो हमारे देश में नहीं विदेशों में भी ये नाम को ब्रांड है। दूसरा, जब से टाटा समूह ने आजादी की लड़ाई से कहो यानी तब से लेके आज तक उनके जितने भी थे, JRD टाटा, उसके बाद नवल टाटा, उसके बाद रतन टाटा, ये सब ने पूरी तरह अपना जीवन समर्पित कर दिया टाटा को। और उन्होंने जो स्टेप बाय स्टेप जब चार्ज भी लिया हुआ है, तो उन्होंने पहले खुद अनुभव लेकर उसको अपने आप को सिद्ध किया है कि इस कंपनी के लायक हम आए करके। इसीलिए आज टाटा ब्रांड अपने आप में विश्वसनीय है। यदि टाटा का कोई भी चीज लेने को जाता है, यदि सिर्फ टाटा लिखा है, तो निश्चित तौर पे विदाउट हिचकिचाए वो लेता है और उसमें कोई रेट की बार्गेनिंग नहीं होती है। उनको मालूम है कि ये जो रेट और ये जो क्वालिटी है, ये पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड में एक समान रहेगी। बीच में 9 में जो थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, तो एक टाटा ऐसी थी जिन्होंने अपनी कार वापस ले लिया था, जिसके कारण लोगों को एक विश्वास था कि आपने आज नया से नया ब्रांड भी ले लिया और उसमें कुछ कम ज्यादा होता है या उसमें कुछ क्वालिटी में फर्क आता है, तो निश्चित टाटा उसको वापस कर देगा। यानी एक अपने आप में। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यापारी या कोई भी उद्योजक होगा, वो अपना उद्योग बढ़ाएगा लेकिन अपनी फैमिली के बढ़ाएगा। आज ये टाटा परिवार का जो भी आज भी एसेट है अब्जों करोड़ों की, वो राष्ट्र की संपत्ति ही है। आज प्राइवेट दूसरे बड़े बड़े उद्योजक है, उनके पारिवारिक कोई ना कोई यहाँ पे बैठा है या वारसदार है, लेकिन एक टाटा एक ऐसी ग्रुप है कि जिसका आखिर एसेट राष्ट्र को ही रहेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए, भले प्राइवेट कंपनी, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे देश की कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनका एक अच्छा वाक्य था जिसमें वो कहते थे कि मैं सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं करता, मैं पहले निर्णय लेता हूं फिर उसको सही बनाता हूं। मुझे लगता है शायद जब ये जज्बा हो और एक ये सोच और
एक दूरदर्शिता हो, तो मुझे लगता है शायद वाकई आप निर्णय लेने के बाद उसको सही बना सकते हो। और हमने देखा है कि बहुत सारी चीजें जो उनके निर्णय रहे हैं वो देश की प्रगति के लिए बहुत बेहतर काम के, इसमें नैनो भी थी और जैगुआर भी था। इससे बहुत सारे विरासत के साथ आधुनिकता का समावेश हम देखते हैं टाटा कंपनी में, और वो सोच हम देखते हैं रतन टाटा में। देखिए भागीरथ जी, अक्सर जो बिजनेस है, जब तक उसमें कोई इनोवेशन नहीं होगा, जब तक कि उसमें कोई एक तरह से नया कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कोई व्यवसाय आगे नहीं चल सकता। हमेशा जो है एक ट्रेडिशन पर चला पाना बड़ा मुश्किल है, तो समय के साथ बदलाव करना पड़ता। हमें लगता है कि जिस तरह के हालात थे देश के आज़ादी के पहले और 19 जो है एक तरह से 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ, उसके पहले हमारे देश की आर्थिक स्थिति जिस तरह थी, तो उन्होंने समय को भांपने का काम किया, एकदम सही समय पर क्या निर्णय लेना चाहिए। हमने निर्णय की बात किया तो निर्णय लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो निर्णय के साथ साथ वो पूरी की पूरी जो है उसके प्रोसेस को भी फॉलो करते थे। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्तित्व थे देश के कि जिन्होंने सिर्फ मुनाफे को ही अपना वो नहीं माना, व्यवसाय का हिस्सा नहीं माना, बल्कि मुनाफे के साथ साथ लोगों की भागीदारी, देश में समाज में जिन लोगों को ज़रूरत है उनको जो ज़रूरतें पूरा करना, उसके साथ साथ उनके संस्थान में जो लोग थे, जो एम्प्लॉइज़ थे, उनको भी आगे बढ़ाने का काम करना। इन सारी चीज़ों को देखिए, कोई भी संस्थान एक तरह से उनका सिद्धांत भी कहिए कि गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, उसके आधार पर वो चलाते थे। वो जानते थे कि व्यवसाय में मुनाफे के साथ साथ लोगों की हिस्सेदारी होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो हमें लगता है कि इस तरह के उद्योगपति जिनको ये कहा जा सकता है कि व्यवसाय ही उनका आधार नहीं था, अपनी चाहते तो इतनी पूंजी बढ़ा लेते कि जैसे अभी हमारे देश के कई उद्योगपति हैं जो दुनिया की लिस्ट में नंबर 2 तक पहुंच गए हैं, लेकिन टाटा जहां थे वहीं पर हैं, और जो अपने स्थान बनाए पूरी दुनिया में वहीं पर टिके हुए हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि टाटा ने अपने देश को सर्वोपरि रखा है, समाज सेवा को सर्वोपरि रखा है। वो एक तरह से कर्मयोगी थे, और हमें लगता है कि इस तरह का जो सिद्धांत लेकर के देश में चलता है, वो हमको लगता है कि देश को आगे बढ़ाने में उनकी जो भूमिका रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और देश की जिस तरह की मजबूती है, आर्थिक मजबूती प्रदान करने में निश्चित रूप से उद्योगों का बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन उसके साथ साथ समाज की तरफ भी देखना पड़ता है, और शायद रतन टाटा इस बात को अच्छी तरह समझते थे। बिल्कुल, वाकई इसमें कोई शक नहीं। अभी बोर जी देखिए, इसलिए वो सिर्फ अब जैसे कहा था द्विवेदी सर ने कि वो बिजनेसमैन नहीं थे, वो इंडस्ट्री थे। आप उद्योगपति रहे हैं, अक्सर बिजनेसमैन में मुनाफा देखा जाता है, लेकिन वो ये कहते थे कि शक्ति और धन मेरे 2 प्रमुख हित नहीं है। और अक्सर जो बिजनेसमैन होते हैं वो इन 2 चीजों के पीछे हमेशा उनका फोकस रहता है। लेकिन उन्होंने बता दिया कि समाज को साथ लेकर, देश को साथ लेकर बिजनेस को भी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें देश भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा। आप उद्योगपति हैं, किन आदर्शों को आप अपने जीवन में आत्मसात करते हैं? और जिस तरह से आजकल हम देखते हैं बिजनेस में बहुत सारी चीजें ऐसी उठापटक किया जाता है अपना मुनाफा कमाने के लिए, लेकिन 30 लाख से ज्यादा नेटवर्थ है इनकी कंपनी की। यह कि अगर आप आदर्शों के साथ भी अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, यह तो साबित किया है। पहली बात तो यह है कि रतन जी टाटा ने जब नैनो कार निकाला, जब नैनो गाड़ी जो निकाली, तो आम आदमी की सोच उन्होंने सामने रखी कि भाई सब लोग बड़ी कार तो ले रहे हैं, लेकिन जो छोटा आदमी है तो छोटा आदमी के लिए भी एक छोटी गाड़ी बननी चाहिए। तो उन्होंने जो छोटी नैनो गाड़ी निकाली, तो उस गाड़ी से काफी देश में जो लोग हैं कि वो सपने देखते थे कि मेरा खुद का गाड़ी होना चाहिए, और उनका सपना, जो छोटे आम आदमी का सपना, उन्होंने साकार किया। और दूसरी ये बात है कि हमारे देश में कहीं महिला सक्षमीकरण, सही अर्थ में महिला सक्षमीकरण में जो बहुत सारे फूड उद्योग उन्होंने निकाले, और जो महिला एक केंद्र बनाए। और आज भी देखा जाए तो आप मर्सिडीज बेंज के जो कंपनी है, उस कंपनी में जो महिला मैकेनिक है स्पेशली, और बहुत सारे यूनिट ऐसे है कि वहां पे महिलाएं काम कर रही है। तो रतन जी का जो दृष्टिकोण था, एक उद्योजक तो वो थे ही, लेकिन आम समाज में जो आम आदमी है, वो आम आदमी की सोच क्या है, आम आदमी के सपने क्या है, और ये सपने कैसे पूरे करने चाहिए, उस तरह से उनका काम चालू रहता था। हमेशा उनके दिमाग में रहता था कि भारत के हर जो छोटा आदमी है
वो आदमी की इच्छा वो पूरी कर सके। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, यानी उन्होंने आज श्वान भी देखा जाए, आप श्वान यानी जानवर भी देखा जाए तो आज भी रतन जी टाटा जब बॉम्बे सेंटर जाते थे तभी बहुत सारे श्वान उनके पीछे वहां चले आते थे और उन्होंने श्वान के लिए भी वहां केंद्र बना दिया, अस्पताल बना दिया। तो एक भी ऐसा कार्य नहीं है देश में, ये उनके सोच में नहीं था। उनकी नजर देश में हर तरफ थी, हर क्षेत्र के ऊपर थी। जैसे विद्यार्थियों के लिए आप देखा जाए तो हर जगह स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, विद्यार्थियों को उनके कंपनी में जो काम देते थे वो, और उसमें नए नए प्रोजेक्ट देश के लिए बनाने के लिए उनको जो सहायता देते थे, जो CSR फंड कंपनी का हर कॉरपोरेशन को मिलता था, हर संस्था को मिलता था, और स्वच्छता के काम बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उन्होंने उनके काम हर क्षेत्र में अविस्मरणीय और हमेशा उनको याद रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, माफी चाहूंगा, समय थोड़ा सा कम है, मैं चाह रहा हूँ सब जो आखिरी का समय बचा उसमें सबके साथ में चले जाऊं मैं। सारिका संजय, देखिए अक्सर राजनीति में लोग आते हैं यही सोचकर कि हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें समाज के लिए कुछ करना है, लेकिन दूसरी तरफ जनता ये सोचती है कि लोग राजनीति में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अपने उद्योगों को बढ़ा सके या अपने कामों को बढ़ा सके, जिसमें अगर दो शब्दों की बात करूं, धन और शक्ति के लिए। लेकिन रतन टाटा ने यहां पर राजनेताओं के लिए भी एक आदर्श मॉडल स्थापित कर दिया कि देखिए मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कहता हूं कि शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं है। इसलिए उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त बिजनेसमैन में अगर हम बात करें अभी वर्तमान स्थिति में, शायद कोई उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं था, लेकिन राजनेताओं के लिए भी बहुत बड़े आदर्श स्थापित करके गए हैं वो। सारिका जी शायद म्यूट करके रखा आपने, उसको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ भागीरथ जी, जो आज रतन टाटा जी की शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, तो आप इसी बात से उसको समझ सकते हैं कि कैसे पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति जो उनसे परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रूप से वो उनसे जुड़ा है या ना भी जुड़ा है, तो भी वो व्यक्ति उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि को किन्हीं शब्दों के अंदर ज्ञापित कर रहा है। किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, किसी एक बिजनेसमैन के लिए ये सम्मान और प्यार अपने जीवन काल में कमा लेना, मेरे ख्याल से ये अपने आप में इस चीज का द्योतक है, इस चीज को परिलक्षित करता है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन को कितने सिद्धांतों के साथ और कितनी शिद्दत के साथ उसने जिया है। रतन टाटा जो एक शख्सियत थे, वो निश्चित रूप से इस देश के लिए नहीं बल्कि विश्व में उन समस्त इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो व्यापार करते हैं, जो उद्योग लगाते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत माने जाएंगे कि कैसे आप मुनाफा कमाने के साथ साथ इस तरीके की एक धारा आप समाज के अंदर डाल सकते हैं जिसमें आप लोक कल्याण के कार्य इस तरीके से कर सकते हैं कि लोग आपके जाने के बाद आपको इतने सम्मान से, इतने प्यार से आपको अपनी श्रद्धांजलि दे और हमेशा आपको याद रखें। तो रतन टाटा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था जो सदियों तक याद किया जाएगा। और बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, सदियों तक याद किया जाएगा। बिल्कुल, माफी चाहूंगा सारिका जी, थोड़ा समय कम है मेरे पास, बाकी दूसरे गेस्ट के पास भी जाना चाहूंगा। अनिल गोयल जी, वर्तमान में अभी आपकी सरकार है, कैसे उनके आदर्शों को, कैसे विरासत को लोगों तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर सरकार क्या कुछ इसमें एक योजना बना सकती है? हालांकि अब महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से भी भारत रत्न की मांग की गई, लोग भी यही चाहते हैं कि नाम तो रतन टाटा है लेकिन अब उनको भारत रत्न से भी नवाजा जाए। भागीरथ जी, मैं तो एक बात, श्रद्धांजलि है उनके बताए हुए रास्ते। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि उनकी विश्वसनीयता, निश्चित तौर पर उनकी विश्वसनीयता थी कि उनके नाम से अगर कोई टाटा की कंपनी का कोई माल खरीद रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता सिर्फ टाटा की मोहर लगने के बाद में उसकी विश्वसनीयता पक्की हो जाती है। मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूंगा, बहुत पुराने जमाने में जब एक नया पैसा चलता था, उससे भी पहले जमाने में एक बात व्यापारी क्षेत्र में या उद्योग क्षेत्र में एक बात कही जाती कि लाख चला जाए साख नहीं जानी चाहिए, यानी साख, लाख का नुकसान भी हो जाए लेकिन साख नहीं खत्म होनी चाहिए। तो उस साख को अगर बनाकर रखा है तो रतन टाटा जी ने उस साख को बना करके ये सत्यता साबित करी है कि अगर आपकी साख है, आपकी विश्वसनीयता है, तो निश्चित तौर पर कामयाबी आपके चरणों को छुएगी। ये संदेश उन्होंने दिया है, ये संदेश सभी व्यापारियों के लिए, और मैं यहां तक कहूंगा सभी राजनीतिक दलों के लिए भी, और सभी धार्मिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी, और सभी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है
कि आपका विश्वास समाज पर होना चाहिए, आपकी साख बनी होनी चाहिए, आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और एक सबसे बड़ी बात है कि उनकी कार्यशैली में जो स्पष्टता दिखाई देती है, वो ढुलमुल नीति पर कभी उन्होंने काम नहीं करा, बिल्कुल स्पष्ट कार्य नीति पर काम चला। ये एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने जिस हर क्षेत्र के अंदर एक एक शब्द, एक एक उनका काम करने का तरीका हमको शिक्षा प्रदान करता है, और उस शिक्षा को हम सब जने मिलकर के ग्रहण करेंगे तो भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, और यही उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। द्विवेदी सर, जो अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो एक आम आदमी भी है, कैसे उनके आदर्शों को पालन करते हुए अर्थशास्त्र को समझ सकता है और कैसे अपनी जिंदगी में उसको उतार सकता है? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने कार्यकाल में उनकी कंपनी ने बहुत तरक्की की है, और उस वक्त जब वो दौर था, हमारे भारत में जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कमजोर थी। ये बात तो सही है कि जब टाटा ग्रुप वगैरह ने पहले काम किया था 92 के पहले, हमारे देश में इतनी लाइसेंस परमिट कोटा का इतना तकलीफ थी, उसमें काम करना बहुत कठिन काम। लेकिन द्विवेदी सर, थोड़ी सी आपकी आवाज जी आ रही है आवाज? जी आ रही है आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है अब जी। ये निवेदन कर रहा था कि 92 के पहले जब तक लाइसेंसिंग का जमाना नहीं था, उस पीरियड में उद्योग लगाना, उद्योग चलाना बहुत कठिन बात हुआ करती थी। फिर भी टाटा ग्रुप ने उन्हीं जो उनका जैसे सबसे पहले एयरलाइंस था, और उसको सरकार ने ले लिया था, कुछ कंपनसेशन भी नहीं दिया। लेकिन बाद में रतन टाटा को जब फिर से वो एयरलाइंस अब घाटे में सरकार चलाती रही, नहीं संभल पाई, तो फिर रतन टाटा को दिया। तो रतन टाटा उसको चलाने का अभी भी मैंने टाटा ग्रुप प्रयास कर रहा है। टाटा ग्रुप का देखिए, पश्चिम बंगाल में उनने उद्योग डालना चालू किया, लेकिन वहां पे जन आंदोलन हुआ, और फिर उसको उन्हें गुजरात में एरिया को पूरा डेवलप किया, वहां पे उत्पादन किया, लोगों को रोजगार दिया, सरकार को टैक्स मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है। और इस तरह से उनका जो एक विजन, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू की TCS, और उनके दादी माँ के जो दिए हुए संस्कार थे कि तुमको कोई ये कुछ कहता है, माने वो जीवन में उन्हें कभी नकारात्मकता को हावी होने नहीं दिया। जब वो नहीं बनाए, नहीं चल पाई, आप सबको कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, और जब जाके फोर्ट जैक्वार कर लिया उनने, तो कभी वो चले आए, कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्हें मन में ठान के रखा था, और परिस्थितियां ऐसी आई। बिल्कुल, इसलिए जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं अक्सर कि मैं सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उसे सही बनाने पर विश्वास करता हूं। माफी चाहूंगा, थोड़ा समय कम है, एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। जितेंद्र जी, देखिए, जिस तरह से अक्सर कहते हैं जो फलदार पेड़ होता है, जितना बड़ा वो उतना ही झुकता है। मुझे लगता है शायद विनम्रता के साक्षात उदाहरण यहाँ पर रतन टाटा, और इनसे हमको सीखना पड़ेगा कि हम जितने बड़े हों उतने ज्यादा हम विनम्र हों। सर, सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम का आपने जो नाम दिया हुआ है, अनमोल रतन, इसी में सब कुछ आ जा रहा है कि इसका कोई मोल ही नहीं है। और बात यह है कि अब उनको जो भारत रत्न देने की मांग उठ रही, सरकार ने उनके जीवित रहते ही ये कदम उठा लेना था, क्योंकि पहली बार देश में आवाज भी उठी थी कि पॉलिटिकल एंगल से कई लोगों को भारत रत्न दिया गया है, लेकिन ये व्यक्ति हर तरह से, हर क्षेत्र में, हर किसी से आगे था। उसके बावजूद अब यदि उसको भारत रत्न देते भी है तो वो किसके लिए काम करेगा? इसलिए ये सरकार ने ये सोचना था। और एक हमारे कलीग ने बीच में बताया कि भाई आर्थिक रूप से सेकंड थर्ड नंबर पे आते होंगे, हो सकता है फर्स्ट नंबर पे रिलायंस है, सेकंड पे अदानी है, लेकिन इमेज के हिसाब से आज भी फर्स्ट नंबर पे रतन टाटा उद्योग समूह है। और ये पूरा श्रेय ये रतन टाटा, नवल टाटा, JRD टाटा, ये पूरे जो जिद्द से काम करते थे। बिल्कुल, और वो इसलिए यहाँ पर स्थिति में है क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा था कि शक्ति और धन मेरे दो प्रमुख हित नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते तो मुझे लगता है शायद आज हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे थे। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। अनिल गोयल जी, सारिका जी, अभय भोर जी, RJ द्विवेदी जी, राजीव शर्मा जी, जितेंद्र जी, RP श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई रतन टाटा एक अनमोल रत्न है। अब भारत सरकार शायद इस पर विचार करे उनको भारत रत्न देने के लिए, लेकिन भारतवासियों के दिल में या पूरे
देशवासियों के दिल में, पूरी दुनिया के दिल में हमेशा एक वो रत्न की तरह चमकते रहेंगे। उनकी विरासत और उनकी आदर्श से हम हमेशा सीखते रहेंगे। इसी के साथ हमारी खास चर्चा में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।